हाय एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी बाय सीमा मैम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्वेल्थ की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर रहेगा। जो हमने आधा कंप्लीट कर लिया था, आधा रहता उसी को पूरा करेंगे। क्योंकि अगर एक ही बार में पूरा कराती हूँ तो करीबन 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस बनती है, जो हमसे लगातार बोरियत फील कराती है। ठीक है, अब मैं मेन मेन पॉइंट को उठा के तुम्हें पढ़ा दूँ। चीज़ें जो डेफिनेशन इसमें दी गई है, जो पूरी स्टेटमेंट दी गई है, वो ना तुम्हें समझ आए तो फिर वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है बाद में एग्जाम में। ठीक है, तो पहले ही हम ऐसे पढ़े चैप्टर को, एक ही बार में ऐसे पढ़ ले कि उसको बार बार पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, वो अच्छे से समझ आ जाए। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ये वाला जो है, यहाँ से हमने लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। अभी हम स्टार्ट करते हैं देवीय राजा से। भाई ये देवीय, इनकी ना पॉइंट्स में कुछ अलग अलग चीजें लिखी होती है। देखो, इनकी जो लैंग्वेज है वो ही थोड़ी अलग होती है। उसको ही जब समझना स्टार्ट करते हैं, हेडिंग कुछ और बना के रखते हैं, लिखा कुछ और होता है, तो उसको समझने में टाइम लगता है। तो राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। ये कह रहे कि जो राजा है, उनको अपनी मेन पावर को बनाने के लिए, उसको दिखाने के लिए क्या अपना किस चीज की आड़ लेनी पड़ती थी, या किस चीज को सामने लेके आना पड़ता था, तो देवी देवताओं से जुड़ना पड़ता था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण, जो मध्य एशिया वाला पार्ट है वहां से लेके और पश्चिमी भारत वाला जो इलाका है, जो पश्चिमी भारत वाला इलाका है, वहां तक क्या था, कुषाणों का शासन था। लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी से प्रथम शताब्दी तक, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक कुषाणों का शासन रहा है। तो इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। कुषाणों ने इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की है। जिस प्रकार राजधर्म को कुषाण शासक ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। अभी यहाँ क्या कह रहा है कि कोई भी शासक है, कोई भी राजा है, उनको अपनी प्रसिद्धि दिखाने के लिए, उनको अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपना जो है मान सम्मान के लिए देवताओं के साथ कनेक्ट होना पड़ता था। और इसमें सबसे अच्छा उदाहरण कुषाणों को बताया गया है। कुषाणों के बारे में क्या कहा गया है कि जो पश्चिमी भारत है और मध्य एशिया तक उनका पूरा प्रशासन फैला हुआ था। ठीक है, वहां तक उन्हें जो शासन किया था, उनका टाइमिंग है पहली शताब्दी ईसा पूर्व से और पहली शताब्दी तक उनका जो शासन रहा था, मतलब ईसा पूर्व से शुरू किया और ईसवी तक आकर एंड किया। ठीक है, तो उनकी जो प्रशासन है, उनकी जो बातें हैं, वो किस चीज में है, उनके जो इतिहास की रचना अभिलेख और साहित्यों में मिली है। ठीक है, उनका जो राज धर्म है, जो धर्म से रिलेटेड बातें हैं, उनका जो राज धर्म है, उसने प्रस्तुत करने के लिए कुषाणों ने सबसे अच्छा उदाहरण दिया है। और जो सर्वोत्तम प्रमाण जो मिले हैं वो सिक्कों पर मिले हैं। अगर उनके इतिहास की बात करें तो अभिलेख और साहित्यों पर है। अगर उनके राजधर्म की बात करें, जिसका उन्हें अच्छा एग्जाम्पल दिया है, तो सिक्कों पर से पता चल सकता है। तो ये कुषाणों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो कुषाणों का एक खास एग्जाम्पल या उनके बारे में जो पता चलता है, वो कहाँ से पता चलता है, वो मथुरा है। मथुरा में माट नामक स्थान है, वहां पे इनकी मूर्ति मिली है। तो कहा जाता है यूपी में एक स्थान है मथुरा। ठीक है, यूपी में मथुरा है और वहां पे माट है। माट ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, एक दो बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि माट से जो देव मूर्ति मिली है वो किसकी मिली है, कुषाणों की। का एक देवस्थान, देवस्थान मतलब जहाँ पे देवता निवास करते हैं, देवता की मूर्तियां हैं, पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान में भी एक देवस्थान से मूर्ति मिली है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य, मतलब ये कहते हैं कि हम देवताओं के समान है या देवताओं को बहुत मानते हैं, ऐसा वो दिखाना चाहते थे। और देवपुत्र की उपाधि भी वो लेते थे। और ये जो उपाधि है उन्होंने कहीं ना कहीं से कॉपी की है, मतलब किसी से सीखा है। तो वो चीनी शासकों से सीखा है, क्योंकि चीनी जो शासक है वो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। तो अभी समझिए, ये कह रहे हैं कि जो यूपी वाला एरिया है मथुरा, मथुरा में माट है, जगह का नाम है। माट में एक जैसे मंदिर बने होते हैं जिसमें देवताओं की मूर्ति लगी होती है, वहां पर कुषाणों ने अपनी मूर्ति रखवाई। तो उन्होंने अपने आप को देवताओं के साथ में मूर्ति रखवाने का मतलब देवतुल्य दिखाया अपने आप को। और जब उन्होंने अपने आप को देवतुल्य दिखाया तो उपाधि भी देवपुत्र की उपाधि भी उन्होंने ली है। उसके बाद जो है चीनी शासक जो है उनकी उपाधि थी स्वर्गपुत्र, और इन्होंने उन्हीं की कॉपी करके जो उपाधि ली है वो ली है देवपुत्र। आगे चलते हैं। चौथी शताब्दी
ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। जो चौथी शताब्दी है उसमें गुप्त साम्राज्य के सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसमें से कई साम्राज्य सामंत पर निर्भर होते थे। अब ये गुप्तों के पास चले गए, कुषाणों से आ चुके हैं, गुप्तों के पास चले हैं। गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्य मिलते हैं जिसमें साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। ये कह रहे कि जो ये साम्राज्य थे ये ज्यादातर सामंतों पर डिपेंड करते थे। सामंतों को जमीन दे देते थे, जमीन से वो फिर टैक्स लिया करते थे और राजा को फिर वो सैनिक जो चीजें हैं, जो मतलब सैनिक है, हथियार है, वो सब उपलब्ध कराया करते थे। तो ये सामंत वाला जो पॉइंट आना शुरू हो गया, ये कहाँ से आना शुरू हो गया? ये मेन जो है फैलाव इसका गुप्त से स्टार्ट हो जाता है, सामंत, ठीक है। और फिर आगे धीरे धीरे चीजें बढ़ती ही चली जाती है। तो जो सामंतों पर निर्भर रहने लगे थे राजा, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उन्हें सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। सामंत शक्तिशाली होते थे। धीरे धीरे सामंत, जो राजा निर्बल होता जाता था, तो सामंत इतने शक्तिशाली होते थे कि वो राजा ही बन जाया करते थे, ठीक है। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य पर सिक्कों और अभिलेखों से पता चलता है। कवियों से भी, कवियों ने जो लिखा है, प्रशस्ति स्पेशली स्टार्ट होती है। कवियों ने भी क्या लिखा है? प्रशस्तियां लिखी है, अपने स्वामियों के बारे में, अपने राजाओं के बारे में रचना लिखी है। प्रशस्ति होती है प्रशंसा में लिखा गया जो अभिलेख होता है, या फिर प्रशंसा में लिखी गई कोई कविता होती है तो वो होते हैं प्रशस्ति, ठीक है। चाहे प्रशस्ति कविता है, प्रशस्ति अभिलेख है, मतलब उस पर्टिकुलर राजा के बारे में इतना कुछ लिख देंगे, इतना कुछ लिख देंगे कि आप पढ़ पढ़ के बावले हो जाओगे कि कितना भी क्या था इसके अंदर ना, प्रशंसा इतनी कर दी जाएगी। तो प्रशस्ति उसी के बारे में बोला गया है। एक ही पॉइंट है जो कॉलम में दिया हुआ है। ये अभी हम सरदार वाला पीछे पढ़ के आए थे ना, जो सरदार वाला, अभी सरदार कौन थे? तो एक पांड्य सरदार, सरदार मतलब वो जो शासक थे, सेन गुटवन, जो आगे हम पढ़ते हैं ना दक्षिण भारत का इतिहास, उसमें सेन गुटवन पढ़ते हैं। तो कह रहे कि एक तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्रम, ठीक है, शिल्पादिक्रम, इसका जो राइटर है वो है इलंगो आदिगल। इलंगो आदिगल ने शिल्पादिक्रम जो लिखी थी, तो इसमें ये बातें बता रहे कि जब राजा आता है या सरदार आता है, तो उसका काफी सम्मान होता है, उसके लिए काफी सारे उपहार लाए जाते हैं, सारे तरह के उपहार इसमें बताए गए हैं। इसमें आप पढ़ लीजिए, हाथी का दांत है, लकड़ी है, इलायची है, मिर्च विर्च, सब सब जो भी उनके पास होता है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये प्रशस्ति की बात ही कर रहे हैं कि जो गुप्तों के इतिहास है, अभिलेखों पर भी है, सिक्कों पर भी है, पुस्तकों में भी है, साहित्यों पर भी है, पर प्रशस्ति अभिलेख पाया गया है। और जो समुद्र गुप्त का जो कवि रहा है, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति रचना की है, ठीक है। किसने की है? हरिशेन ने, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संवत सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्र गुप्त का राजकवि था। तो ये जो प्रशस्ति पूछी जाती है कि जो हरिसेन है वो किसका कवि रहा है, किसका राज दरबारी रहा है, तो ये किसका था? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का कवि है हरिसेन। हरिसेन ने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग में है इसलिए, प्रयाग इलाहाबाद प्रयाग में है तो इसलिए इसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। और इसके बारे में है कि पत्थर पर लिखी हुई है ये बातें सारी की सारी, और समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसका एक अंश है, उसके बारे में बताया गया है। अपने जो राजा के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन ने क्या लिखा है प्रयाग प्रशस्ति में? प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि ये प्रयाग में है, इलाहाबाद में, ठीक है, वहां पे स्थापित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। इसका एक अंश है, मतलब थोड़ी सी बातें हैं वो आपको बताई जा रही है। उसके बारे में जो भी तारीफ है वो इसमें लिखी है। भाई क्या कह रहा है? धरती पर उनके जैसा कोई नहीं है, उनके गुणों जैसा कोई नहीं है, वो बहुत ही मतलब अच्छों के साथ अच्छे है, बुरों के साथ बुरे है, भक्ति है, विनम्र उनका, मतलब सॉफ्ट दिल है उनका, ठीक है। दीक्षा दीन दुखियों विरहान, ये जो विरहणियों और पीड़ितों का, मतलब जो भी इस दुनिया में दुखी था, जो भी उनके आसपास, जो भी उनके राज्य में दुखी था, उनके लिए वो पूरी की पूरी मतलब एक तरह से तैयार रहते थे उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो वो उनके उनकी देवताओं से भी कंपैरिजन की है। कुबेर धन देव, वरुण समुद्र देव, इंद्र वर्षा देव और यम मृत्यु देव से भी इनकी तुलना देवतुल्य उनको बताया गया है। तो ये सारे की सारी बातें जो है समुद्रगुप्त से रिलेटेड बताई गई है। किसने बताई है? हरिसेन ने अपने प्रयाग प्रशस्ति में। और इनका जो प्रयाग प्रशस्ति है वो चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा हुआ जो भी
प्रशस्ति या जो भी कविता होती है उसको चंपू शैली कहते हैं। अब ये कह रहे हैं बदलता हुआ देहात, जनता में राजा की छवि। तो मैं इसमें समझा देती हूँ आपकी। जनता के बीच राजा की क्या छवि हुआ करती थी। तो स्टार्टिंग में राजा की छवि इतनी अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि राजा को ज्यादा से ज्यादा टैक्स चाहिए होते थे और टैक्स जनता पर ही लिए जाते थे, आम जनता पर। और आम जनता जो आज भी लिए जाते हैं टैक्स, आज भी लिए जाते हैं, और मतलब जिनका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज होते हैं, कुछ अच्छे कार्यों में भी यूज होते हैं, कुछ गलत कार्यों में भी। प्लस ऐसा नहीं है टैक्स का कि सारा पैसा अच्छी तरीके से ही यूज हो। तो पहले भी ऐसे ही होता था, जो राजाओं के पास टैक्स जाते थे वो अपने शान शौकत के लिए भी यूज करते थे, और कार्य निर्माण कार्यों के लिए भी उनको प्रयोग में लाते थे। तो ये कह रहे हैं कि जो जनता के बीच उनकी छवि इतनी अच्छी नहीं थी, और जो राजा को लोग इतने नापसंद करते थे, जो ज्यादा टैक्स लगाया करता था, उनके साथ मतलब कठोरता से जो है व्यवहार किया जाता था जनता के साथ। तो जनता के साथ करता कौन था? जो टैक्स लेता था, चाहे सामंत है या फिर जो आगे ठेकेदार है, जो भी होते थे वो टैक्स लेते थे। पर वो राजा उनको ये थोड़ी कहता था तुम उनको मारो, अगर मजबूर है उनको भी सताओ, नहीं, ऐसा नहीं था। पर वो अपने फायदे के लिए वो चीजों को उनको ज्यादा टॉर्चर करते थे। तो उनके लिए तो यही था ना कि राजा के आदमी है और राजा ने हमसे ऐसा करवाया है। तो उनके बीच की जो है जो कहानी है वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो इसमें सब यही चीजें हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो जनता की जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? जातक और पंचतंत्र ग्रंथ में। जो मैंने आपको समझाया वो सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। जो जातक कथाएं होती है, जिनमें कथा कहानी, जातक क्या होता है जिसमें आम कहानी कथा होती है, और दूसरा क्या है इसमें पंचतंत्र। पंचतंत्र एक बुक है जो है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र बुक है, ठीक है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र पुस्तक है, इसमें भी आम कहानियां या जनता के बारे में बातें लिखी हुई है। हालांकि बहुत सारे साहित्य है जिनमें जनता का कोई जिक्र नहीं किया, आम लोगों की कोई कहानी नहीं है, राजा प्रशासक इन्हीं की बातें होती हैं। बट इसमें है जातक कथा में और पंचतंत्र में, इनमें आम जनता के बारे में कहा गया है। तो वहीं पर एक जातक कथा है जिसका नाम है गणतिंतु जातक। इस गणतिंतु जातक कहानी में क्या बताया गया है कि एक बार जो है राजा है वो अपना जो भेष बदलकर वो जाता था, ठीक है। कहाँ पे जाता? वो अपना भेष बदलकर। राजा प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती थी, इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल थे, जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच जाता है। ये बताया जा रहा है इस कहानी में। कहानी का नाम है गणतिंतु जातक, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि कैसे महिलाएं परेशान थी, आम लोग परेशान थे, पशु तक भी परेशान थे। तो राजा इस चीज का पता करने के लिए भेष बदल कर जाता है, जगह जगह वह बातें करता है। तो सभी उसी को ही गाली देते हैं, उनको ये तो नहीं पता था राजा है। यही कहते हैं कि भाई बहुत बुरा है, इसने ये किया, इसने वो किया। तो कुल मिला के यहाँ पता चलता है कि राजा की स्थिति उनके बीच तनावपूर्ण रही है प्रजा के साथ। अभी फिर है उपज बढ़ाने के तरीके। पर इसके पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये है आपकी सुदर्शन झील। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहला एक क्वेश्चन, सुदर्शन झील कहाँ पे है? गुजरात। गुजरात के सौराष्ट्र जो एरिया है वहां पे ये है। और इसकी जो स्टार्टिंग, जो इसका निर्माण किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बाद में इसका जो मतलब पुनर्निर्माण जो है ये टूट फूट जाती है। बाद में इसके पुनर्निर्माण अशोक ने भी कराया था। जो स्पेशली यहाँ पे बात लिखी गई है वो रुद्रदामन से रिलेटेड लिखी गई है। रुद्रदामन जो था, रुद्रदामन ने अपने पैसे को नहीं खर्च की, मतलब सॉरी, जनता के पैसे को नहीं लिया, टैक्स नहीं लिया था, अपना पर्सनल जो पैसा उसके पास था उसी इसने इसका पुनर्निर्माण कराया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सुदर्शन झील में उसकी काफी तारीफ हो गई है कि राजा इतना अच्छा है, हमसे तो टैक्स लिया ही नहीं है, अपने पैसे से ही इसने इसका पुनर्निर्माण कराया है। तो इसी में जो ये झील है, सुदर्शन झील है, यहाँ पे ये रुद्रदामन का जो अभिलेख है हाँ इसकी जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। ये हो गया के बाद अ, हाँ, उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने के तरीकों में क्या होता है, जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व का टाइम आता है, उत्तर वैदिक काल का जो टाइम चल रहा होता है, उसके बाद जो नगरों महाजनपद का उत्थान होता है, 16 महाजनपद, तो वहां पे कृषि कार्य भी स्टार्ट हो जाता है अच्छे खासे तरीकों से। तो ये कह रहे हैं कि उपज बढ़ाने के तरीके तरीके क्या थे कि एक तो हलों का
लोहे के हल है वो आने लगे थे, वहां से खुदाई होती थी, नदियों से पानी आता था, भूमि को उपजाऊ बनाया जाता, काफी कठोर परिश्रम कर रहे थे लोग और अच्छी खासी उपज इसमें हो रही थी। तो कमर तोड़ मेहनत होती थी और काफी मेहनत से उपज बढ़ाई जा रही थी। और जो पंजाब और राजस्थान जैसी अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे की फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी से शुरू हुआ था। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाकों के लिए कहीं अधिक उपयोगी थे। उसके बाद जो है कुएं है, तालाब है और कहीं कहीं नदियों से भी सिंचाई हुआ करती थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये क्या है, ये बॉक्स वाले पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी सीमाओं का महत्व, सीमाओं का क्या महत्व था। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईसवी के बीच लिखा गया। ठीक है, 200 मतलब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 300 बीसी एक तरह से, और दूसरी शताब्दी ईसवी तक 300 ईसवी तक ये क्या था, लिखा गया था, इसके बीच लिखा गया था। तो मनुस्मृति जो स्मृति ग्रंथ पढ़ते हैं हम, जब वैदिक काल में स्मृति होती है तो उसमें बहुत सारी, पाराशर स्मृति है, विष्णु स्मृति है, मनुस्मृति है। तो जो ये मनुस्मृति है ये सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे पहला प्राचीन मतलब सबसे विधि ग्रंथ, जिसमें कानून से रिलेटेड बात इसी के अंदर लिखी हुई है सबसे ज्यादा। और इसमें क्या है, इस ग्रंथ में राजा को एक सलाह दी गई थी। क्या कहा गया था कि भाई आप अक्सर लड़ते रहते हो कि मेरी बाउंड्री यहाँ तक है, ठीक है, मैंने यहाँ तक अपना अधिकार किया, मैंने यहाँ तक किया है। आप ऐसा करो, अगर आपको यही नहीं पता चल रहा कि आपको कहाँ तक आपका अधिकार था, हर बार इस चीज पे लड़ोगे क्या आप, तो आप एक ऐसी बाउंड्री, एक लाइन खींचो और वहां पे अपने कुछ ऐसी पर्सनल मतलब जो आपको ही पता वो चीज वहां पे दबा दो। ठीक है, वो दबा दोगे तो फिर बाद में खुदाई करोगे तो वो चीज वहां से निकलेगी, तो पता चल जाएगा आपकी बाउंड्री है, जिसमें आप क्या, हड्डी है, गाय के बाल है, भूसी, राख, कपड़े, कुछ भी मतलब वहां पे यहाँ पे दबा सकते हो। यही पॉइंट है इसके अंदर, इस पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं क्या थी। अब धीरे धीरे क्या हो गया था, कृषि का उत्पादन होने लगा था। उसके बाद मजदूर, कृषि, ये सब जमींदार, ये सब पैदा हो चुके थे। किसी के पास ज्यादा जमीन थी, किसी को ज्यादा अधिकार थे, तो मतभेद, एक से भेदभाव वाली चीजें होने लगी थी, कोई इक्वल नहीं था, बराबरटी नहीं थी। क्या था कि एक जिसके पास जमीन ज्यादा है, उसके पास काम करने वाले हैं अंडर में, वो बड़ा जमींदार हो गया, और उसके नीचे काम करने वाले एक मजदूर हो गए, तो क्या हो गया यहाँ से एक तरह से उत्तरोत्तर भेद बढ़ने लगा था। तो यद्यपि खेती की नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इससे लाभ समान नहीं था। ये पॉइंट याद रखने की है, लाइनें भी, लाभ जो मिल रहा था वो सबको समान नहीं मिल रहा था। खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बोध कथाओं में, भूमिहीन खेतीहर, श्रमिक, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग, ध्यान से देखना, गृहपति, वैसे तो हम नॉर्मल क्या पढ़ते हैं, गृहपति घर का जो मेन प्रधान होता है ना, मेन हेड होता है। गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। छोटे किसान और छोटे ही जमींदार होंगे, वो छोटे जमींदारों के लिए किया जाता था। जो बड़े बड़े जमींदार हैं और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे। गृहपति इसका मतलब कम नीचे वाले ओहदे पर माना जाता था। बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान जो है वो शक्तिशाली माने जाते थे। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख किया गया। जो तमिल ग्रंथ है या तमिल संगम साहित्य है, उनमें गांव में रहने वाले लोग हैं और वो अलग अलग वर्गों में बटे हुए थे, तो उनके बारे में उल्लेख किया गया, जिसमें पहले थे वेलार। वेलार कौन थे, ये बड़े जमींदार थे। वेलार कौन थे, बड़े जमींदार। हलवाई या उलवर और दास अणिमई, जो ये थे ये छोटे जमींदार थे। ठीक है, एक तरह से हलवा या उलवर और दास अणिमई, ये सारे क्या थे, ये छोटे जो है एक तरह से नीचे वाले जमींदार या किसान हुआ करते थे। वेलार बड़े जमींदार, उसके बाद हलवाहा या उलवर और दास अणिमई ये छोटे वाले होते थे। ठीक है, यहाँ संभव है कि वर्गों का यही विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित था। ये जो नई नई टेक्निक आ रही थी, चाहे आपकी सिंचाई करना है या फिर पेड़ जंगलों को साफ करना है या हलों से खुदाई करना है, इन सब टेक्निकों से ये चीजें हो रही थी।
गृहपति तो ये कह रहे हैं कि गृहपति जो है या गृहपति जो भी कह सकते हैं इसको, वैसे तो एक घर का मुखिया होता है जिसके अंडर में महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, नौकर होते हैं, दास होते हैं। घर से जुड़े भूमि उस टाइम की बात है, अब किसी किसी के अंडर में कोई नहीं होता, सब अपने अपने लेवल पे रहते हैं। घर से जुड़े भूमि जानवर व अन्य सभी वस्तुओं का भी मालिक होता था की बात चल रही है। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए किया जाता, जो बिजनेसमैन होते थे या जो थोड़े से ठीक ठाक लोग होते थे उनके लिए भी ये वाला प्रयोग होता था। तो आप ध्यान से सुनना, गृहपति मेनली आपको पता है क्या होता है, जो घर का प्रधान होता है। पर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया गृहपति के बारे में, तो वो आप एक तरह से छोटे किसान भी लिखे आ सकते हैं, ठीक है, छोटा किसान है। उसके बाद अगर ये ना लिखा हो तो आप संभार्थ व्यक्ति, जो एक तरह से कुलीन वर्ग होता है, अमीर वर्ग होता है, जो गांव में अच्छे खासी उनकी सैलरी मतलब कमाई है, जमीन है, और वो शहरों में जाके बस जाते हैं, ठीक है। और व्यापारी, इससे भी उसकी कंपैरिजन की गई है। भूमिदान और नए संभार्थ ग्रामीण, संभार संभार्थ मतलब एक तरह से जिनके पास ठीक ठाक जमीन जायदाद है ना। देखिए, भूमिदान की बात चल रही है। भूमिदान में क्या है कि भूमिदान होनी शुरू हो चुकी थी काल में, स्टार्टिंग है इसकी, बातें मिलती हैं आगे सातवां काल में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो गुप्त काल में इसके बारे में जो बातचीत है वो किसके बारे में बताई गई है कि जो थी प्रभावती गुप्त, ठीक है, कि भाई दान दान स्टार्ट हो चुका है, भूमि दान होने लगा है, ज्यादातर ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, फिर बाद में बहुत सारे बौद्धों को, जैनियों को, इनको भी दान दिया जाता है। तो इसमें इनका जो उल्लेख है वो अभिलेखों में मिलता है कि भूमि दान का, ठीक है। अधिकांश ताम्र पत्र पर खुदे होते हैं, कहते वैसे तो उल्लेख अभिलेखों पे भी मिलता है, पत्रों पर मिलता है, पर अधिकांश जो है वो ताम्र पत्र पर खुदे होते हैं। और जिन्हें संबंध है उन लोगों को प्रमाण रूप से दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्था और ब्राह्मणों को दिए जाते थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में है, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में है, कुछ तमिल और तेल जैसी भाषाओं में है। देखो, भूमिदान की जानकारी के प्रमाण हमें बहुत सारे मिलते हैं, हमें अभिलेखों से मिलते हैं, ज्यादा हमें ताम्र पत्र से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे कि जो अभिलेख मिले वो संस्कृत भाषा में मिले हैं, भाई भूमि का दान दिया है, ब्राह्मणों को दिया, तो संस्कृत भाषा में मिले। फिर आगे जाके हमें तमिल और तेलुगु में भी इसकी जानकारी मिलती है, और ये स्थानीय भाषाएं थी, इनमें भी इनकी जानकारी मिलती। प्रभावती गुप्त के बारे में जब गुप्त वंश पढ़ते हैं, हमें पढ़ते हैं कि जो प्रभावती गुप्त है, कौन थी ये? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, और इसका जो विवाह हुआ था वो वाकाटक राजा से हुआ था, रुद्रसेन द्वितीय, वाकाटक परिवार का शासक, वाकाटक शासक था रुद्रदेव रुद्रसेन द्वितीय। तो इसका विवाह हुआ था प्रभावती गुप्त का, ठीक है, और इसकी जो मृत्यु हो जाती है, और इसके बच्चे उस वक्त छोटे थे, प्रभावती गुप्त के बच्चे छोटे थे, तो ये रानी बनती है, उनकी संरक्षिका बनती है, ये प्रशासन को कुछ टाइम के लिए संभालती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसके दान, इसने भी भूमि को दान किया। वैसे औरतों का कोई रोल नहीं था कि वो भूमि का दान करे, पर कहीं कहीं कुछ रानियां थी जो भूमि का दान करती थी, जिनमें एक प्रभावती गुप्त भी थे। तो वही बात आपको बता रहे हैं। अभिलेखों से हमें पता चलता है ग्रामीण प्रजा का, पता चलता है इसमें ब्राह्मण है, किसान है, अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, और वे जो चीजों का दान किया करता था वो लिखा होता था जगह जगह अभिलेखों पर। ये कहीं कहीं दान अलग अलग तरह थे, कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में होता था, कहीं बड़े बड़ी जमीनें ही होती थी दान करने के लिए, तो ये इसके अंदर मेंशन है। इसमें क्या है, इसमें ये बता रखा है कि जो हर्षचरित है संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, ठीक है। बाणभट्ट ने लिखी थी, हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट कौन था? ये आपके हर्षवर्धन का कवि रहा था, और ये कन्नौज का शासक था। और यहाँ पे इन्होंने कहा था कि लगभग 7वीं शताब्दी में एक बात बताई है गांव के बारे में, जो कौन सा गांव था? जो विंध्याचल क्षेत्र के जंगल के किनारे एक बस्ती से रिलेटेड गांव था, ठीक है। इस गांव में इन्होंने क्या लिखा है? बस्ती के किनारे पर अधिकांश क्षेत्र जंगल है, यहाँ धान की उपज, खलिहान, उपजाऊ भूमि के हिस्से छोटे छोटे किसान आपस में बांट लेते थे।
यहाँ पर अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते थे। घास से भरी भूमि हल चलाना मुश्किल था। बहुत कम हिस्से साफ थे, जो भी उसकी काली मिट्टी का काले लोहे जैसी सख्त थी। यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर चलते थे। फूलों से भरे अंकुरित बोरे, जिसमें अलसी, सन, भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी और घास से बोझ लेकर आते जाते रहते थे। महिलाएं रास्ते में गांव में जाकर मतलब उनको बेचा करती थी। उनके सिरों पर फलों की टोकरी रहती थी। तो गांव के बारे में एक पूरा प्रोसीजर बता रखा, किस में लिखा हुआ है ये चीजें। ये आपकी हर्षचरित में लिखा हुआ है। ठीक है। राजा, किसान और नगर। ये वही प्रभावती गुप्त है। उसी के बाद उसने ना एक गांव दान दिया था, प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव। तो उस गांव से क्या था कि कुछ भी टैक्स नहीं लिया जाता था, क्योंकि वो एक तरह से अग्रहार जमीन हो जाती थी, जो दान में दे दी गई जमीन होती है। वो उसका जो भी टैक्स है वो ब्राह्मण के पास ही रहेगा। उसका कोई टैक्स कोई भी नहीं ले सकता था। और ये इसमें पूरे में यही बता रखा कि वो कोई भी टैक्स नहीं देते थे। अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, और ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूला जाता था। ठीक है। तो अग्रहार भूभाग था, मतलब वो जमीन हुआ करती थी जो ब्राह्मणों को दे दी जाती थी। तो ये वो अग्रहार जमीन ही है, और जिसमें से टैक्स नहीं लेते थे, वो ब्राह्मणों से टैक्स नहीं लिया जाता था। आगे है, भूमिदान के प्रचलन में राज्य किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण ही नहीं था। जैसे मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ एरियाज ऐसे थे जिन पर ना सामंतों का और ना अधिकारियों का जिक्र होता था, जैसे संग्राहक है, शिकारी है, मछुआरे हैं, शिल्पकार है, घुमक्कड़ तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग थे। तो ऐसी भी कुछ ऐसे भी लोग थे जिन पर क्या था, इनका अधिकार ही नहीं था, इनका कोई कंट्रोल, इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता था। किसका नहीं होता था? अधिकारियों और सामंतों का इन पर नियंत्रण नहीं होता। नगर और एवं व्यापार। तो भाई नगर व्यापार शुरू हो चुका था। समुन्द्र से भी व्यापार होता था, स्थल मार्ग से भी व्यापार होता था, नदी मार्ग से भी व्यापार होता था। तो वो ही इसमें पढ़ना है हमें। जैसा कि हमने पढ़ा है, इसमें अधिकांश नगर महाजन पदों की राजधानी थे। जो अधिकांश नगर थे वो महाजन पदों की कैपिटल, जो राजधानी थे वो ही थे नगर, एक तरह से जहां व्यापार हुआ करता था। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। जैसे पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे थे। जैन जैसे भूतल मार्ग के किनारे थे। देखो, पाटलिपुत्र वो नदी मार्ग पर था, जैन था वो भूतल मार्ग पर था, पुहार था ये समुद्र तट पर था। ठीक है। जहां समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा था वो क्या था? व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का जीवंत केंद्र था। मथुरा क्या था? ये यहाँ पे व्यवसाय भी होते थे, सांस्कृतिक भी थी, राजनीतिक गतिविधियों का ये एक जीवित केंद्र था। तो पाटलिपुत्र है, उसके बाद उज्जैन है, पुहार है, और ये मथुरा है। यहाँ सभी के थ्रू व्यापार हुआ करता था। सम्राट वर्ग और शिल्पकार। ये पाटलिपुत्र का इतिहास आपको बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र जो है वो मगध की राजधानी थी। पहले मगध की राजगृह थी, बाद में चेंज करके पाटलिपुत्र बना दी गई थी। धीरे धीरे पाटलिपुत्र का एंड हो चुका था जब हर्षवर्धन के काल में, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, इसमें नहीं लिखा गया, हेनसांग या स्वेन सांग, स्वेन सांग था जो ये आया था। तब इसने देखा था कि पाटलिपुत्र खंडर हो चुका। और ये डेफिनेशन पूछी भी जाती है, किसने पाटलिपुत्र के खंडरों को देखा था? तो वो कौन था? ये था आपका स्वेन सांग। ठीक है। पाटलिपुत्र के बारे में इतना ही याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। सम्राट वर्ग और शिल्पकार, इसमें क्या कह रहे हैं कि हमने पढ़ा कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। हमने पढ़ा, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं हड़प्पा से ही। भाई जो पुरोहित वर्ग था वो किलेबंद में रहता था। तो हमने पढ़ा ये। यद्यपि इसमें अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं था। व्यापक रूप से खुदाई करना संभव क्यों नहीं था? क्योंकि आज इन वाले क्षेत्रों पर लोग बस चुके हैं, तो उनको उठा उठा के थोड़ी फेंकेंगे कि वहां पे खुदाई करें। तो पर कुछ अवशेष मिल जाते हैं, जैसे कटोरे और थाली मिल गई, उन पर चमकदार कलई मिल गई, मतलब चमकदार परत चढ़ी हुई मिल गई, जिसको
उत्तरी कृष्ण मर्जित पात्र भी कहते हैं। ठीक है, ये उत्तर वैदिक जो महाजनपद काल का टाइम था, उस वक्त जो मृद भांड या जो भी बर्तन मिले हैं उनको क्या बोलते हैं, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। ठीक है, और ये कहते हैं कि ज्यादातर उपयोग अमीर लोग करते थे, साथ में सोना चांदी कांस्य तांबा हाथी के दांत सीसे ये सब तरह की जो है चीजें मिली हैं, उपकरण हथियार सब कुछ। ठीक है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में ईसवी तक आते आते हमें कई नगरों के छोटे दानात्मक अभिलेख मिले। मतलब कह रहे हैं कि धीरे धीरे ना नगरों में छोटे दान देने के अभिलेख हमें मिलने शुरू हो गए हैं। और इनमें जो दान देने वाले कौन कौन थे, पहले तो राजा वगैरह दान दिया करते थे, तो अभी कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे दानात्मक, मतलब जिनको जितना जिनके पास था उतना दे सकते थे, जिसमें कौन हो सकते थे, इन नगरों में रहने वाले धोबी, ये तो एक तरह से क्या है, आपको ये सभी राजधानियां और ये नगर जहाँ से व्यापार होता था, तक्षशिला है, मथुरा कन्नौज वाराणसी कौशाम्बी उज्जैन, ये भरूच और सोपारा, ये पूछ लिए जाते हैं ना कई बार, ये कौन सी बंदरगाह, मतलब कहाँ से व्यापार होता था, कौन सी है ये पश्चिम में है, भरूच और सोपारा। ठीक है, और इधर धान्य कटक पुहार ये इधर है, धान्य कटक पुहार ये इधर है, भरूच और सोपारा ये इधर है। ठीक है, ये बांग्लादेश में है महास्थान, हम पढ़ते हैं ना इसके बारे में, जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं कि वहां पे मिला है इसका अभिलेख, यही महास्थान है। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि छोटे छोटे दान करने वाले वो कौन थे, बुनकर लिपिक बढ़ई कुम्हार श्रवणकार लोहोकार अधिकारी धार्मिक। भाई धोबी भी था, बुनकर भी था जो दरी वरी बनाते थे, लिपिक भी थे जो क्लर्क वगैरह होते थे, बढ़ई भी थे, कुम्हार भी था, श्रवणकार जो सुनार भी थे, लोहार भी थे, अधिकारी ये धार्मिक गुरु व्यापारी और राजाओं के बारे में ये विवरण मिलता है कि ये भी दान दिया करते थे। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहते हैं। कहते हैं व्यापारियों का एक संघ भी मिलता है जिसको श्रेणी कहते हैं। तो श्रेणी क्या होता है, व्यापारियों का संघ होता है। वो पहले कच्चा माल खरीदते थे, फिर तैयार माल करके बाजार में बेच दिया करते थे। और शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले सम्राट लोगों की बढ़ती हुई मांग, जो नगरों में रहते थे लोग, उनकी जो है डिमांड बढ़ी थी, उन डिमांड बढ़ी थी तो चीजों का ज्यादा प्रयोग होता था, तो उनके लिए लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करके उनकी डिमांडों को पूरा किया जाता था, ऐसा इसमें बताया गया है। उपमहाद्वीप तथा उसके बाहर का व्यापार, जो उपमहाद्वीप है और उसके बाहर का जो व्यापार आपसे पूछा गया है, भाई बाहर भी व्यापार होता था, बिल्कुल होता था, भूमार्गों से भी होता था, स्थल मार्गों से भी समुद्र तट से भी होता था। तो एक पूरा व्यापार का जाल सा बिछा हुआ था। जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका पश्चिमी एशिया तक फैल गया था। बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः ये इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उन्हें धन लेते थे। तो वही है, चुंगी कर एक तरह से होता था, आयात निर्यात कर होता था। तो ये टैक्स, जब व्यापार स्टार्ट हुआ तो उनके लिए उनकी हेल्प करनी पड़ती थी, भी लुटेरे उनको लूट ना ले, उनका माल खराब ना हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, अंग्रेजों ने, सॉरी नॉट अंग्रेज, राजाओं ने उनसे टैक्स लेना पड़ता था, और क्योंकि उनके लिए वहां पे सैनिक छोड़ने पड़ते हैं, उनके लिए कार्य करना पड़ता है, ये सब। मार्गों पर चलने वाले व्यापारी पैदल फेरी वाले भी होते थे, बैलगाड़ी भी होते थे, घोड़े खच्चर वाले भी होते थे, समुद्री व्यापार भी हुआ करता था। समुद्री व्यापार खतरनाक होता था पर प्रॉफिट वाला हुआ करता था। ठीक है, तो इस वजह से वो लोग ज्यादा ज्यादा व्यापार करना पसंद करते थे। तमिल भाषा में मस्तुवन और प्राकृत भाषा में सत्वा और सेट्टी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किनके बारे में बताया गया है, ये व्यापारियों के बारे में ये शब्द यूज किया गया है, व्यापारियों को बोलते हैं। तमिल भाषा में मस्त, मस्त थे मतलब बिल्कुल व्यापारी मस्त रहते थे, पूरा अपना एंजॉय करके व्यापार करते थे, तो ये तमिल भाषा में मस्तुवन बोला गया। और जो आपका प्राकृत भाषा है इसमें इनको सत्वा और सेट्टी बोला गया, तमिल और प्राकृत। नेक्स्ट है नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उसमें निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटियां जैसे अन्य प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले तथा कपड़े व जड़ी बूटियों की मांग भारी थी।
इन्हीं सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। क्या कह रहे हैं कि रोमन साम्राज्य में, कि काली मिर्च तो हमेशा हम पढ़ते हैं ना, काली मिर्च तो कोई किस चीज का व्यापार होता था, काली मिर्च और मसालों का तो याद रहता है आपको। कपड़े और जड़ी बूटियां भी इनके साथ याद कर लो भी, ये रोमन में जाते थे भारत से, ठीक है। और सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते से भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था, अरब सागर से भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। सिक्के और राजा, सिक्के और राजा के बारे में क्या कह रहा है, बहुत सारे सिक्के मिले हैं जिनमें स्टार्टिंग जो रहती थी वो आहत सिक्कों से मिली है। स्टार्टिंग जो थी वो किससे थी, आहत सिक्के। आहत सिक्के होते हैं जो एक तरफ से उभरा हुआ हिस्सा होता था और दूसरी तरफ से मतलब खाली खाली सा रहता था, ठीक है। तो आहत सिक्के जो होते थे, व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन विलियम कुछ हद तक आसान हो गया था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के छठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए थे, सबसे पहले छठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। और हर जगह ये सिक्के पूरे उपाधि में खुदाई के दौरान ये मिले हैं, जिससे ही पता चलता है कि सिक्कों से व्यापार हो रहा था। आहत सिक्कों पर बने जो प्रतीक है, विशेष ये मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई है। जो मिले हैं कि वो स्टार्टिंग जो हुई थी ना, एक तरह से राजकीय नियंत्रण जो शुरू हुआ था सिक्कों पर, वो मौर्य काल में ही होना शुरू हुआ था। तो कह रहे कि ज्यादातर सिक्के जो है मौर्य वंश के राजवंशों के प्रतीकों से मिलाए गए हैं। उसके बाद व्यापारी है, धनपति है, नागरिक है, इनके भी सिक्के होते थे। व्यापारी, जो धनपति, जो सेठ वगैरह होते थे, और नागरिकों के भी सिक्के हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद है जो भारत में जो सोने के सिक्के हैं वो स्टार्ट जो होते हैं वो कौन करता है, वैसे तो हिंदी वन के द्वारा सोने का सिक्का शुरू होता है, पर जो एक नियमित रूप से वो कुषाणों के द्वारा होता है। सिक्कों पर कुछ लिखना और राजा की फोटो लगाना, ठीक है, पिक्चर्स लगाना, वो हिंदी वन ने शुरू किया था। तो वही इसमें बताया गया है कि हिंदी वन शासकों ने जारी किए, जिन्होंने शासकों की जो प्रतिमा है और नाम है। 7 सबसे पहले सिक्के हिंदी वन शासकों ने जारी किए, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया था। ये कह रहे हैं कि जो हिंदी यवन आए थे, इंडो ग्रीक जिनको बोलते हैं, इन्होंने उत्तर पश्चिमी इलाकों पर अधिकार कर लिया था, और इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे उन पर राजा का प्रतीक था, ठीक है, मतलब राजा की फोटो ही अंकित कराते थे। उससे पहले कोई भी भारतीय राजा का फोटो नहीं रखता था। सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाणों के राजाओं ने जारी किए थे। देखो वैसे तो जो कुषा सोने के इंडो ग्रीक ने ही किए थे, पर एक वो उत्तर पश्चिमी इलाके में किए थे, पर भारत में इंटरनल जो है वो कुषाणों ने किए थे। और उनका जो आकार है और वजन है, रोमन सम्राट, इनका जो आकार और वजन है वो रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बिल्कुल समान था। पूछा जाए कुषाणों के द्वारा जारी किए गए सिक्कों का जो वेट और जो आकार वो किसके समान था, एक तो रोमन राजाओं के जो सिक्के होते थे, और एक ईरान की जो पार्थियन जाति आई थी, पार्थिय, उसके समान ये माने जाते थे। नेक्स्ट है, उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिलते हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था, ठीक है। रोमन सिक्के मिले हैं और व्यापारिक चीजें से स्पष्ट होती है भी व्यापार हुआ करता था। ये क्या है, एक यूनानी समुद्र यात्री द्वारा रचित, ये बहुत बार पूछिए, अज्ञात यात्री मतलब अज्ञात व्यक्ति है, इसका नहीं मिला अब तक कौन है। पेरीप्लस ऑफ एरेंथ्रियंस ये बुक है, पेरीप्लस ऑफ एरेंथ्रियंस, ठीक है। ये एक यूनानी समुद्र यात्री ने लिखी हुई बुक है। उसके बारे में उसने बताया कि व्यापार जो हुआ करता था, भारी मात्रा में काली मिर्च, दाल, चीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में विदेशी व्यापारी जहाज भेजते थे। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्के, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबा, टीन और शीशे के आयात किया जाता था। ये सारा भारत में आया करता था। क्या आता था, सिक्के थे, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, कच्चा शीशा, तांबा, टीन, ये सब यहाँ पे आता था। आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात होता था। इसके अलावा उच्च कोटि की मोतियों, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थर, हीरे और काले नग, कछुए की खोपड़ी भारी मात्रा में। तमिलनाडु के कोडुमनाल में
बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों में उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले। कह रहे जो तमिलनाडु के कोडुमन्नाल में एक चीज मिली है, एक तो कम बहुमूल्य चीज और एक कम मूल्य, दोनों की जो है चीजें बनी हुई है। मतलब कैसे, कम जो सस्ती चीज खरीदी होती थी वो कम मूल्यवान मूंगे से, और जो महंगी चीज थी वो बहुत मूल्यवान मूंगे से खरीद लेते थे। ठीक है, उसके बाद बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अभी सिक्के ही पढ़ रहे हैं कि सिक्के चल रहे हैं। और दक्षिण भारत में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित है। यानी कि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी रोमन साम्राज्य से संबंधित था। किस चीज में? व्यापारिक दृष्टि में। व्यापार दक्षिण से भी होता था। उसके बाद योद्ध है, जो हरियाणा के ये कबीलाई गणराज्य है ना, योद्ध है, इनके सिक्के मिले हैं। और आहत प्रकार के इसमें कहते हैं सुनेत और रोहतक से काफी सारे सिक्के योद्ध जनजाति के मिले हैं। गुप्त शासकों ने आगे सोने के काफी मात्रा में सिक्के जारी किए थे, और एक अच्छी क्वालिटी, स्टार्टिंग में एक अच्छी क्वालिटी का जो सिक्का है वो गुप्त शासकों का मिला था कहते। पर धीरे धीरे आते आते जो है गुप्त सिक्के समाप्त होने लगे थे, सोने के सिक्के समाप्त होने लगे थे। तो उसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात कही है कि धीरे धीरे जो सोने के सिक्के मिलने बंद क्यों हो गए थे। तो देखिए, छठी शताब्दी से में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए थे। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? इतिहासकार इसे लेके मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद व्यापार में कमी आ गई थी, और इस वजह से राज्य समुदाय क्षेत्रों में संबंधता पर असर पड़ गया था, जिससे व्यापारिक लाभ नहीं मिलता था, तो पैसा कम होता था, तो सोना के सिक्के नहीं बनाते थे। कुछ का तो ये कहना है कि ठीक है। और उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों को मिलना तो कम हो गया था, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों पर सिक्कों का उल्लेख मिलता रहा था। इसका अर्थ यह है कि सिक्के इसलिए कम हो गए थे क्योंकि वे प्रचलन में थे, का किसी ने संग्रह नहीं किया था। प्रचलन में तो थे, संग्रह नहीं किया था। तो ये आहत सिक्का है। आहत सबसे ही स्पष्ट होता है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत करके बनाया जाता था। ये आपका योद्धे वाला सिक्का है, ये आपका गुप्त सिक्का है। ठीक है, अभी आती है आपकी लिपि, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। लिपि आपको पता है, अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए उनमें सबसे मेन जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। उसके बाद खरोष्टी लिपि है, यूनानी है, अरमाइक है। तो लिपियों को जो पढ़ा गया वो कैसे पढ़ा गया? जो ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि को साथ रखा गया, उनके सिंबल्स को साथ रखा गया। उसको पढ़ने के लिए उन्होंने खरोष्टी लिपि का भी सहारा लिया। उन सब लिपियों को लेकर इन्होंने लिपि को पढ़ना शुरू किया था। तो वही सब बातें इसमें लिखी गई है। और जो है खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया वो देख लीजिए। अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि को पढ़े जाने की कहानी अलग है। क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं लगभग द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई। इन सिक्कों से राजाओं के नाम, मतलब राजाओं के जो नाम है वो पता किए। यूनानी जो लिपि थी उसको समझा। यूनानी जो इतिहासकार थे, जैसे जो भी अंग्रेज थे, वो यूनानी लिपि को जानते थे। उस लिपि को जाना, उस लिपि के साथ जो है खरोष्टी लिपि को पढ़ा। ऐसे करके इस लिपि को पढ़ा गया था। ये लिपि है आपकी, ये देवनागरी है और ये आपकी ब्राह्मी लिपि है। इनको दोनों समान रखे आपको दिखाया गया है। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य क्या कह रहे हैं भैया? और इतिहासकारों एवं अभिलेखियों ने काम करने के तरीके का पता लगाने के लिए आईएसओ के 2 अभिलेख। अच्छा, ठीक है। ये वो कह रहे हैं कि ज्यादातर उनके अभिलेखों पर जो नाम लिखा होता था वो देवान प्रिय लिखा होता और पियदसी, वो हम पहले चैप्टर में भी शायद पढ़ के आए हैं। देवान प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय। और ये जो है उसके बाद नेक्स्ट क्या था? पियदसी मतलब मनोहर मुख वाला या सुंदर मुख वाला। तो ये 2 उपाधि एक तो पूछी जाती है इसकी, देवान प्रिय और प्रियदसी अशोक की उपाधि है। इनके नाम का मतलब भी पूछा जाता है, देवताओं का प्रिय और मनोहर मुख वाला, प्रियदसी मनोहर मुख वाला। ठीक है। और बाकी जो अभिलेख है उन पर सभी पर इसकी यही उपाधि मिलती है। अब पर जो 4 अभिलेख है, मास्की है, गुर्जर है, नेटूर है, उद्गोलन है, इन चारों पर अशोक नाम मिलता है और किसी पर अशोक नाम नहीं मिलता।
तो ये कह रहे हैं कि लिपियों को पढ़ने से हमें ये चीजें ऐसे ऐसे करके पता चली हैं कि इसके नाम को जान के भी देवानी प्रिय नाम लिखा हुआ है। राजन देवान प्रिय प्रियदर्शी यह कहते, ये राजा का आदेश है, वो जो बताते हैं अशोक, मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं स्नान घर में हूँ, चाहे मैं पूजा घर में हूँ, चाहे मैं सो रहा हूँ, चाहे मैं खा रहा हूँ, मुझे जो संदेश है मुझ तक पहुंचना चाहिए। तो ये अशोक ने कहा था। यहाँ पे एक पॉइंट है, प्रतिवेदक या प्रतिवेदक या प्रतिवेदक लिखा होता है, वैसे ये प्रतिवेदक है जो हम पढ़ते हैं नॉर्मल, पर इसमें प्रतिवेदक है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका होता है संवाददाता। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना, प्रतिवेदित का अर्थ है संवाददाता। इसमें क्या है अभी? अभिलेख शास्त्री प्राय वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते कि वे बड़े ध्यान से करना पड़ता है, जिसके लेखक में मूल अर्थ, हाँ, अभी यही कह रहे हैं कि जो आपको लिपि मिली है, जो इतिहासकारों ने चीजें मिली है, उनको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अगर एक भी वर्ड गलत हो जाए तो पूरी उसकी जो पैराग्राफ है, पूरी बातें ही है, वही मिसअंडरस्टैंड हो जाती है। तो वही इसमें बताया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य की सीमा में भी यही कहते हैं कि अभिलेखीय साक्ष्य की एक सीमा है। क्या सीमा है? कि अभिलेखों की जानकारी की एक सीमा होती है, कभी कभी इनकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। अभिलेख, कुछ अभिलेख नष्ट हो सकते हैं, जिनके अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों की वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान पर विशेष समय से रिलेटेड लिए जाते हैं। कहते हैं ना, एक बात के दो ही मीनिंग होते हैं, तो उस सिचुएशन के हिसाब से जो वर्ड लिया जाता है। तो यही कह रहे हैं कि अभिलेखों को पढ़ने की भी अपनी एक सीमा है। ऐसा नहीं कि अभिलेखों से आप सब कुछ पढ़ लोगे। कुछ अक्षर धुंधले लिखे हुए तो उनको आप समझ ही नहीं पाओगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ टूट गए अभिलेख तो वो लुप्त हो गए अक्षर। कुछ लिपियां ही आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कोई वर्ड है, उस स्थान को, सिचुएशन को देख के लिखा गया है, तो आप दूसरी जगह पे उसको सेम तरीके से नहीं यूज कर सकते। तो यही है कि इनको पढ़ने के लिए, इनको समझने के लिए एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो चीज़ों को इनको समझना और जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, इनको पढ़ लेते हैं। 600 से 500 ईसा पूर्व क्या क्या चीज़ें होती थी? ईसा पूर्व 600 से 500 ईसा पूर्व, वापस जा रहे हैं। धान की रोपाई, ये उत्तर वैदिक काल के बाद का जो टाइम है, जब आप महाजन पद का उदय होता है, महाजन पद जो आते हैं, उसका टाइम है। यहाँ पे धान की रोपाई होनी शुरू हो जाती है। गंगा घाटी का नगरीकरण है, महाजन पद है और आहात सिक्के, सेम टाइम ये सारी चीजें हो रही है। महाजन पद भी है, आहात सिक्के भी है, गंगा की घाटी का नगरीकरण भी हो रहा है, धानों की रोपाई भी। 500 से 400 जो टाइम है, मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, अभी क्या हो रही थी? मगध के शासक, मगध का टाइम आ चुका है। और 327 से 325 सिकंदर का आक्रमण है। 321 चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं। 272 यहाँ अशोक, 272 में फिर दोबारा आपको पता है गृह युद्ध चलता है, सबको मार वार के गद्दी पर बैठता है 268 में। 268 से 231 अशोक का शासन है। 185 में मौर्य का एंड होता है और शुंग वंश, जो पुष्यमित्र शुंग है, वो हत्या करता है वृद्धरथ की। 200 से 100, अभी भाई ये पूरा नहीं आएगा, हाँ सॉरी, अभी तो पूरा भी आएगा, ईसा पूरा भी आएगा, 200 होना। यहाँ पर शक शासक दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य, दक्कन, ये सातवां यहाँ पे आ जाते हैं। ये 100 से 200 ईस्वी तक यहाँ पर शक, रोमन व्यापार, सोने के सिक्के, ये यहाँ पे आ जाते हैं। डेट याद रख रही है और कहाँ पे क्या कार्य हो रहा है। 78 में कनिष्क का राज्यारोहण है, शक संवत 78 में। ठीक है, 100 से 200 ईस्वी सातवां शक शासक भूमिदान अभिलेख के प्रमाण मिले हैं। 320 ईस्वी में गुप्त शासक का आरंभ होता है 20 में। कि 319 20 में वो लिखा जाता है ना आपका गुप्त संवत। 335 से 75 समुद्रगुप्त, 75 से 15 चंद्रगुप्त द्वितीय और दक्कन के वाकाटक शासक। 500 से 600 कर्नाटक के चालुक्य, तमिलनाडु पल्लव, ये सब हम पढ़ते हैं। ये 606 से 47 में हम कन्नौज में हर्षवर्धन को पढ़ते हैं। ठीक है, और उसमें हेनसांग, स्वेनसांग और हेनसांग सेम ही है। 712 में हम अरब की जो है अरबों की सिंध पर विजय पढ़ते हैं। ठीक है, छोर पॉइंट भी है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी वो हो रही है ना, यहाँ पे अभिलेख खोजे जा रहे हैं, ये सब चीजें।
तो अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति क्या क्या कुछ है। 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन, ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते ना, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब होता है? 1784 में। 1810 में कॉलिन मैगजीनी ने संस्कृत और तमिल भाषा में 8000 अभिलेख एकत्र किए। मतलब तमिल भाषा के 8000 अभिलेख कब एकत्रित किए? 1810 के दशक में। किसने किए? कॉलिन मैगजीन ने। ठीक है, संस्कृत के और तमिल के दोनों थे। 38 में जेम्स प्रिंसेप ने ये ब्राह्मी लिपि पढ़ी थी, तो वैसे आप 1837 पढ़ते हैं पर यहाँ पे सभी जगह 1838 लिखी हुई है। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों को एक अंश को प्रकाशित किया था। 77 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेख के एक अंश को जो प्रकाशित किया था वो 1877 में किया था। ठीक है, लिपि को पढ़ा था 38 में, और जो अंश को प्रकाशित किया था वो 70 में कनिंघम ने, और 86 में दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक। 1888 में एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक। ठीक है, और 65 से 66 में डी सरकार इंडियन एपिग्राफी और इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित हुई थी। तो ये अभिलेखों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। सेकंड टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको ध्यान से पढ़ना, 2 से 3 बार पढ़ना। और उसके बाद जो मेन मेन पॉइंट है उनको अंडरलाइन करना। लिखने का टाइम आपके पास नहीं है तो अंडरलाइन कर सकते, छोड़ सकते हो। आप लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास है वो थर्ड टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट हमारी थर्ड टॉपिक से रिलेटेड क्लास रहेगी, और जैसे ही मुझे टाइमिंग मिलता है मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू रखती हूँ। अब बिजी शेड्यूल मेरा भी होता है, कुछ ना कुछ काम आ ही जाते हैं, तो कोशिश रहेगी मेरी कंटिन्यू। ओके, बाय बाय।